हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो हमारा संसद का सेकंड पॉइंट है, राज्यसभा। लोकसभा इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज दूसरा पढ़ेंगे राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे निवेदन है कि प्लीज़, मेरा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और साथ में व्याख्या भी पढ़ रहे हैं। तो चलिए राज्यसभा से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता था, जो कि अब खत्म हो गया है। और राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से 238 अनधिक निर्वाचित सदस्य होंगे, जो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। तो वर्तमान में जो 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित सदस्यों सहित राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। तो देखिए, अभी 12 को हटा देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। इन सभी विशेष किसी भी साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में या विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो जो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। जो राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता है उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति होते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 वर्ष हो जाता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बट भारत का वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। देखो, राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वही, जो भारत का उपराष्ट्रपति वो राज्यसभा का सभापति है या राज्यसभा का पदेन सभापति है, पर उसको जो सैलरी है वो सभापति के पद पर होने की मिलती है, उपराष्ट्रपति के पद पर होने की नहीं मिलती है। लेकिन जब वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है तो उसको सभापति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, राष्ट्रपति के रूप में वेतन मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनती है। अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। एक तो सभापति है और एक उपसभापति है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है और उपसभापति को राज्यसभा बहुमत पद से हटा सकती है। उपसभापति को भी राज्यसभा ही हटाएगी बहुमत पद से। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, और जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई संकल्प राज्यसभा में विचार किया जा रहा है, तब क्या होगा? देखिए, तब वह सभापति के रूप में पीठासीन नहीं होगा। इसलिए उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व
उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? जो उनकी जनसंख्या होगी, उनकी जनसंख्या का अनुपात कितना है, इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। क्या कहा गया? 1951वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 1951 के संविधान संशोधन के माध्यम से, 1951 में हुआ नहीं था, इसी के माध्यम से 2003 में हुआ था। तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अनुच्छेद 112 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांकित शक्ति है। 312 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की क्या है? एकांकित शक्ति है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, इसमें से मात्र 3, दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल होते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के। और राष्ट्रपति के चुनाव में केवल 2, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से, आर्टिकल 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित के रूप में आवश्यक है, तो वो बना सकती है। यदि राज्यसभा बना सकती है आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि यदि वो राष्ट्रीय हित में है, यदि वो बात राष्ट्रीय हित में है, तो राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से उसका कानून बना सकती है, राज्य पर कानून बना सकती है, तो संसद उस पर विधि बना सकती है। परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। 1 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा, 1 वर्ष से ज़्यादा अस्तित्व में नहीं रहेगा। 1 वर्ष से ज़्यादा अस्तित्व में लाने पर दोनों सदन से पारित करना होगा, प्लस राज्य की सहमति भी चाहिए। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। तो आर्टिकल 250 में कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में किसी राज्य सूची पर विषय बनाना है तो संसद बना सकती है, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी, यदि आपातकाल का समय है तो, आर्टिकल 250 में कहा गया है। परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 महीने की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभावी नहीं रहेगा। जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तो कितना दिन तक वो चलेगा? 6 महीने तक चलेगा, 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और यदि आपातकाल लागू है, यदि 249 में क्या कहा गया है कि यदि वो राज्य सूची का है और राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक हो गया है तो राज्यसभा उस पर कानून बनाएगी, लेकिन वो 1 साल तक प्रभावी रहेगा। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल एवं एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद में अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 252 में कहा गया है कि किसी भी राज्य की विधानमंडल प्रस्ताव को पारित कर देती है, अब उसके राज्य सूची का विषय है वो, तो कोई भी राज्य उस पर कानून बनाने के लिए अपने विधानमंडल से प्रस्ताव को पारित कर दी है। पारित करने के बाद संसद से अनुरोध कर रही है कि ये राज्य सूची का विषय है, इस पर संसद कानून बनाए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। ये आर्टिकल 252 में है। अनुच्छेद 253 में क्या है? इसके अकॉर्डिंग संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 253 कहता है कि कोई देश है, अन्य देश है या देशों के साथ संधि या समझौता करना है
और उस पर फिर संधि समझौते से कानून बनाना है तो संसद उस पर कानून बनाएगी। ये आर्टिकल 243 कहता है। आर्टिकल 243 कहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो 250 है। निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब मनोनीत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार करते हैं कि कौन सा सही है। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। होता है, गलत बात है। इसमें कहा गया है नहीं होता है। दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर का होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधीन नहीं, इनका नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं, रोज लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो तीनों ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं द्वारा। कहाँ से चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य? राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा सही है ये बताना है। पहला है कि यह भंग नहीं होती राज्यसभा, सही बात है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष, 5 वर्ष दिया गया, 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होता है, तो दूसरा गलत है। 2 वर्ष से बाद इसमें 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है, तो तीसरा सही है। इसके सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु नहीं 30 वर्ष से होती है। इसका पहला और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि कौन सा कथन सही है, इससे बताना है। तो चलिए बताते हैं। राज्यसभा से रिलेटेड, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही बात है। इसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो दोनों बात सही है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में राज्यसभा की बातें कही जा रही है, दोनों ऑप्शन सही है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, पहला सही है। इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में, आधे सदस्य नहीं 1/3, तो दूसरा वाला गलत है। इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष, गलत है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष, गलत है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर होते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, इसलिए राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? किसी के भी पास नहीं है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सही बात है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है, नहीं, यथाशीघ्र नहीं चुनती है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, नहीं, तो नहीं कह रहा इसलिए गलत है, अधिकार है। तो पहला वाला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है? राज्यसभा भंग ही नहीं होती है, इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? किसी के द्वारा भंग नहीं होती, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? 12, जो कि अब मनोनीत होने का सिस्टम खत्म हो गया है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में 2 सदस्य नहीं, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता था। अगला है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं कि कौन सा सही है। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, सही बात है।
जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, चाहे वो उसी राज्य का हो या किसी भी राज्य का हो। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए निर्वाचित, यदि उसका निर्वाचन में मतदाता सूची में नाम है तो वो जो है निर्वाचित हो सकता है, वो जो है चुनाव लड़ सकता है। सीधी सी बात ये है। तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, उसी राज्य का नहीं, किसी भी राज्य से हो। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, हाँ ये सही है। लाभ के पद पर ना हो तो पहला और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित हुई थी वो है नरगिस दत्त। ये पहली हीरोइन है। इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से 3 मई 1981 तक रहा है। अगली है जयललिता जयराम, AIADMK की राज्यसभा सदस्य थी। 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पर रही हैं। तीसरी है बैजंती माला बाली, 27 अगस्त 1993 से 26 अगस्त 1999 तक रही थी। राज्यसभा के लिए निम्नांकित सदस्यों में थी देविका रानी चौधरी 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री है देविका रानी। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा इसमें राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। पहला है राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना का राष्ट्रीय हित में है, ये तो सही है। राज्यसभा को उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, ये भी सही है। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। अभी हम लोगों ने ये तीनों पॉइंट पढ़ा था। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। राष्ट्रीय हित के लिए है तो उसको सिर्फ राज्यसभा ही नहीं बना सकती है, लोकसभा भी बना सकती है, राज्यसभा दोनों मिलकर बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है। दोनों मिलकर बनाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। अगला है राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। इसके लिए एक संकल्प है। तो राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। इसके लिए एक विकल्प है कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत पारित हो जाए तो राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि वो राष्ट्रीय हित के लिए है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति देता है, तो 249 पर आर्टिकल 249 में है। अगला है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो स्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार राज्यसभा करे या ना करे या संशोधित करे या ना करे, इससे कोई लेना देना नहीं है राज्यसभा से, वो सिर्फ लोकसभा में होता है। तो पहला ऑप्शन सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, हाँ ये भी बात सही है, अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा में वर्षीय वित्तीय विवरण का चर्चा नहीं हो सकता है, तो नहीं, ये होता है। वर्षीय वित्तीय विवरण का चर्चा नहीं दिया है तो गलत बात है, चर्चा होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कौन सा सही ऑप्शन है, ये बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्य को पारित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश से लोकसभा द्वारा, पहली बार जो धन विधेयक है ये राज्यसभा में जाता ही नहीं, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, हाँ ये सही है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश ही नहीं होता, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधित करती है, तत्पश्चात क्या होगा। तो यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे तो इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है
कौन राज्यसभा कर सकता है लोकसभा के प्रति, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो। आर्टिकल 109 के सब क्लास 2 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उनमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी। कोई धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। अगला है, कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना की अनन्य रूप से प्राप्त है। तो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य शक्ति, कहने का मतलब राज्यसभा को वो नहीं है, लोकसभा को है। धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में जाता है, सही बात है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में सिर्फ लोकसभा योगदान देता है, राज्यसभा का कोई हाथ नहीं है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, हाँ, मंत्रिपरिषद सारे लोकसभा में बैठते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन लोकसभा नहीं करता है, राज्यसभा करता है। तो चौथा गलत है, इसका ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, तीनों सही है। देखो, जब अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन होता है आर्टिकल 312 के तहत, तो राज्यसभा का इसके पास अनन्य शक्ति है। अब अगला दिया गया है क्वेश्चन, कौन सा भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। राज्यसभा का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्यसभा को प्रदत्त किया गया है, नहीं, ये राज्यसभा को नहीं है, संसद को है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होगा। तो ये राज्य सूची में नियम बनाने के लिए ये होगा। ये दूसरी बात सही है फ्रेंड्स, कि जब संसद को राज्य की किसी सूची पर नियम या कानून बनाना है तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना होगा, जो राज्यसभा करेगी। उसके सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव को पारित किया जाना होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन, क्या ये भारत के संविधान के राज्यसभा को है क्या, तो ये नहीं है, राज्यसभा को, गलत है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना, ये भी गलत है, इसको भी राज्यसभा नहीं करती है। राज्यसभा सिर्फ ये बात करती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, तो आर्टिकल 249 में है। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, तो एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने के लिए 312 में कहा गया है। कौन सा राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है। यदि संविधान में संशोधन करना है तो जितनी शक्ति लोकसभा को है उतनी राज्यसभा को भी है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा, तो राज्यसभा से यदि सरकार पराजित हो जाए तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75 के सब क्लास 3 के अकॉर्डिंग सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यसभा में पराजित हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, सीटों के स्थानों का आवंटन है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठी अनुसूची में दिया गया है कि वो कौन कौन से राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला है एक सेकेंड, सीटों का आवंटन है, हाँ, पांचवें में जनजाति क्षेत्र के प्रकाशन संबंधी प्रावधान है, पांचवें में। छठवें में दिया गया है राज्य का नाम। निम्न राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऐसा राज्यसभा के ऐसे 2 राज्य हैं जिनको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। कौन सा है देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नकाल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो राज्यसभा में की 11 सीटें रह गई और 7 सीटें तेलंगाना में चली गई, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में 19 है, गुजरात में 11 है, राजस्थान में 10 हैं राज्यसभा की सीटें।
वर्तमान में राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों में क्या है, 11-11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में। उड़ीसा और राजस्थान में 10 सीटें हैं। उड़ीसा में भी 10, राजस्थान में भी 10। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में 16-16 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 5-5 सीटें हैं। पंजाब, असम और तेलंगाना में 7 सीटें हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं एनसीटी दिल्ली में 3 सीटें हैं। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पौंडीचेरी में लोकसभा की 1-1 सीटें हैं। अगला है राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान में से निम्न किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? मतलब 2 राज्यों को मिलाने पर एक उत्तर प्रदेश की सीट और किसी अन्य राज्य की सीट को मिलाने पर, मतलब 2 राज्य को मिलाने पर जितनी संख्या है उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की उतना आ जाए। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? तो 31 सीटें हैं। और किन 2 राज्यों को मिलाने पर 31 सीटें आएगा? तो उत्तर प्रदेश में 34 सीट थी जब उत्तराखंड अलग नहीं था, तो इसके अलग हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हो गई। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाने पर यहाँ पर संख्या 16 हो गई मध्य प्रदेश में और 11 छत्तीसगढ़ में। बिहार में 22 सीट थी, झारखंड के अलग हो जाने पर 16 रह गई हैं और 6 चली गई हैं झारखंड में। तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में 11 सीट है, तेलंगाना में 7 सीट है। चूँकि प्रश्न सन 2000 का है, इसलिए उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 34 थी। तो तत्कालीन आंध्र प्रदेश की 18 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व की स्थिति 16 थी। तो जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से नहीं अलग हुआ था, तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में 18 सीटें थी और मध्य प्रदेश में 16 थी। और 18 और 16 को मिला लो तो कितना हो जाएगा? 18 और 16 को मिलाने पर 14 हो जाएगा। तो उस समय का आंसर हमारा क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इसका ए ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो मध्य प्रदेश में सन 2009 के अकॉर्डिंग क्या 16 है क्या? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में कितनी है राज्यसभा की सीटें? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? मध्य प्रदेश में 18 है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 18 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 16 थी पर अब 11 हो गई हैं। पहले 16 थी, अब 11 हो गई हैं उसके अलग हो जाने पर, छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने पर। तो पहले 16 थी, अब क्या हो गई हैं? 11। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा कि महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर उसी में दिया गया है। इसका आंसर उसी में दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में कितना रह गई? आंध्र प्रदेश में 16 ही रह गई है ना। तो कितना हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। और महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। और कर्नाटक में कितना है? 12 है। पश्चिम बंगाल में 18 है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। गुजरात में कितनी राज्यसभा सदस्यों की संख्या है? तो गुजरात में कितना है? गुजरात में है फ्रेंड्स 11। और कर्नाटक में कितना है? कर्नाटक में है 12। केरल में कितना है? केरल में 9 है। उड़ीसा में 10 है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन, सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन देखो, गुजरात में 11 है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है और उड़ीसा में 10 है। कौन सा सुमेलित नहीं है? आंध्र प्रदेश में 10 सीटें हैं क्या? तो आंध्र प्रदेश में अब 11 सीटें हैं, पहले 16 थी तो पहला वाला ही सुमेलित नहीं है। उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है, जो कि सही है। किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो हिमाचल प्रदेश से है। देखो, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है और जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है, जम्मू कश्मीर में 4 है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश आंसर होगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, संसद के दोनों सदनों से संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? जो सभापति होता है, बताना है कौन सा सही है। तो जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है और उपसभापति होता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, सभापति राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। हाँ, ये बात सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदन के सदस्य और मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं है। दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है, बाकी सदस्य को है। और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। हाँ, उपराष्ट्रपति में होते हैं, राष्ट्रपति में नहीं होते। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो जो आर्टिकल 89 के 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु 89 2 के अनुसार राज्यसभा का उपसभापति सदस्यों में से चुना जाता है, वो सदस्य होता है। अगला है, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष। अगला है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो विधानसभा का, राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, और वही क्या होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 1 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार, दोनों के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। किस एक सदन का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष गैर सदस्य होता है। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उसी को अध्यक्ष कहा जाता है, उसी को सभापति कहा जाता है, उसी को पदेन सभापति कहा जाता है, और उसी को इंग्लिश में चेयरमैन भी कहा जाता है। तो राज्य का चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? तो जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होगा वही सभापति होगा। तो वर्तमान में सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ही हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये आर्टिकल 64 एवं 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष से हुआ था? तो राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम 1952 में हुआ था। 1952 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है वो मंत्री, जो राज्यसभा का सदस्य हो। अगर वो मंत्री होगा राज्यसभा से, तभी तो लोकसभा में भाग लेगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।